हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम आपको क्लास 12th का जो सेक्शन ई होता है हमारे फिजिक्स का पेपर का, उसमें 5 नंबर के लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं, उनको हम आपको वीडियो वाइज लेक्चर उन पर प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, आई बटन आ रहा होगा, यहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है हमारे पास। दूसरा सवाल हमारा कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति जिसको हम बोलते हैं, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो पहले हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के दो विजातीय विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। यानी हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, जिनके परिमाण देखे जाएं तो दोनों पर जो परिमाण होगा वो क्यू और क्यू होगा। इनका विजातीय का अर्थ होता है इन दोनों की जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए। यानी एक अगर धनात्मक चार्ज का है तो एक ऋणात्मक चार्ज होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये हमारा माइनस क्यू आवेश, ये हमारा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे हमारे पास आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमने एक हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका हमने किसी एक आवेश को लिया, उसके परिमाण को लिया और उसमें हमने उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दिया, तो जो हमें राशि प्राप्त होगी वो हो जाएगी हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक देखिए, हम जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो हमारा मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अब देखिए ये जो दो है, ये दो एक गणितीय संख्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है। तो मैथमेटिकल नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो ये इसका मात्रक हो गया हमारा कूलाम मीटर। राशि एक सदिश राशि होती है और सदिश रूप हो गया इसका P बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। विमा होती है M0L T A और सदिश राशि है तो हमारे पास दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा होती है दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। यानी अगर हम इस डायग्राम में शो करना चाहें इस पी वेक्टर की दिशा कहाँ होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ होगी, तो वो होगी हमारे पास माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्न इस दूसरे के सेकंड पार्ट को, जिसमें हमसे पूछा गया था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में उपस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसका मध्य बिंदु हमने O माना है। इनके आवेशों के बीच की दूरी हमारी 2l है, तो ये डिस्टेंस माइनस क्यू से O की l हो जाएगी। इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश से इस मध्य बिंदु O की डिस्टेंस हमारे पास l हो जाएगी। हमें इस मध्य बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें पहले ज्ञात होना चाहिए कि उस बिंदु पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास बिंदु ए पर जो वैद्युत क्षेत्र होंगे वो दो वैद्युत क्षेत्र होंगे। अब हम उनका परिमाण पहले ज्ञात करते हैं। तो पहला, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। हम जानते हैं किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उपस्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र दिया जाता है 1/4πε0 Q/r² से, जहाँ पर Q के लिया जाता है, यहाँ पर Q का परिमाण लिया जाता है, हमें उसके चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। तो E1 मान लेते हैं हम इसको 1/4πε0 Q। अब हमें चाहिए -Q आवेश से बिंदु A तक की दूरी। तो जरा कुछ यहाँ पर देखिए, हमारा -Q आवेश यहाँ पर है, ये हमारे पास इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ये दूरी हमें L पता है, और हमें पता है बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी हमारे पास x है। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये होगी -Q से बिंदु A तक की दूरी, जो कि हमारे पास हो जाएगी x + L। तो यहाँ पे हमारे पास r का मान हो जाएगा x + L, उस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। ये आ गया हमारे पास -Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार हम +Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो +Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे 1/4πε0 Q/r²। वही हमें आवेश का परिमाण लेना है, यहाँ पर चिन्ह हमें उसका नहीं लेना है। E2 मान लेते हैं हम इसको 1/4πε0 Q। +Q आवेश की वजह से निकालने तो उसका परिमाण हमारे पास Q हो गया। अब फिर से वही हमें चाहिए होगी अब +Q आवेश से बिंदु A तक की दूरी। तो ये देखिए हमारे पास ये इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हो गया, ये हमारा +Q आवेश रखा हुआ है, जिसकी O से ये दूरी L हमें ज्ञात है। अब हमें बिंदु O से A तक की दूरी हमें x उन्होंने दे रखी है। तो हमारे पास जो इस वक्त r होगा वो होगा हमारा +Q आवेश से A तक की दूरी, जिसको हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर हम इस x डिस्टेंस में से इस L डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये r डिस्टेंस, यानी जो +Q से A तक की डिस्टेंस है, वो हमारे पास बच जाएगी, यानी जो कुछ होगी x - L। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमें r का मान जो मिला वो मिल गया x - L, उसे हम यहाँ पर रख देंगे x - L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो परिमाण हमने ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें ज्ञात करनी है दिशा। तो पहले हम ज्ञात करेंगे -Q आवेश के कारण इस बिंदु A पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश +Q0 रखेंगे। अब ये -Q आवेश है और ये प्लस आवेश है, तो ये -Q आवेश इस +Q0 आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस दिशा में। अब इस -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको हमने E1 नाम दिया है, तो ये दिशा हमारे पास E1 हो जाएगी। इसी तरीके से हम +Q आवेश की वजह से बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, ये इस आवेश को इधर प्रतिकर्षित कर देगा, तो ये हमारे पास E2 आ गई। +Q आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लिखेंगे बिंदु A पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट वेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। जहाँ पर हम वेक्टर नियम का फॉलो करेंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो जो परिणामी हमारे पास आएगा वो इन दोनों का घटाने से हमें प्राप्त होगा। तो इस वेक्टर का जो परिमाण हमारे पास आएगा वो हो जाएगा हमारे पास E1 डिफरेंस E2। देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस का मतलब होता है आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है।
अब देखते हैं E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, तो उससे पहले हम जरा देखना चाहेंगे, हम सभी जानते हैं कि 3 और 2, तो 3 बड़ा है 2 से, ये हम बड़ी आसानी से जानते हैं। लेकिन अगर हम कह दें 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, तो आप देख सकते हैं 1/2 का मान हो जाएगा 0.5 और 1/3 का मान हो जाएगा 0.333। इस तरीके से इसका मतलब हमारा 1/2 बड़ा हो जाएगा और 1/3 हमारा छोटी वैल्यू हो जाएगी। यानी हम सिंपल देख सकते हैं, अंश हर में संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी उसका मान उतना ही छोटा होता जाएगा। तो इसी बात का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जरा E1 पे गौर से देखिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 और E2 में दोनों में सेम है, सिर्फ जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो है x प्लस एल और x माइनस एल का यहाँ पर स्क्वायर आएगा, x प्लस एल और x माइनस एल का। अब देखिए x प्लस एल ये बड़ी संख्या हो जाएगी और x माइनस एल हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि E2 का मान बड़ा होगा और E1 का मान हमारा छोटा रहा होगा। तो इसको हम कर देंगे E2 माइनस E1, ये हमारे पास आ जाएगी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ पर E1 और E2 के मान लगा देंगे। E2 का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए आप आसानी से देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1/x अपॉन एल प्लस एल एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व किए लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस एल से x माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एल के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमें x प्लस एल का होल स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से x प्लस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल के होल स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा जिसकी हम मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे और यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहाँ पर हम खोल देंगे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर है x माइनस एल और x प्लस एल, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस एल x प्लस एल इस पूरे पर होल स्क्वायर। हमने इस पूरे का वर्क कर दिया, इसको हमने इस पूरे पर लिख दिया। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। देखिए हम इस माइनस की क्या कर देते हैं, अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 2xl हो जाएगा। और नीचे आप देखिए यहाँ पर ये x माइनस एल एक्स प्लस एल है, यानी एक कोष्टक में माइनस एक कोष्टक में प्लस, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस पूरे का ये जो स्क्वायर था वो हमारे पास इस पूरे पर आ गया। यहाँ पे देखिए इस प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, ये Q पर स्क्वायर नहीं है, माफ कीजिएगा, Q। तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए 2xl प्लस 2xl हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2xl, और नीचे जो हमारे पास बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे पास जो एल है वो एक्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। एल का जो मान होता है वो इस एक्स दूरी के तुलना में बहुत ही कम होता है, और हम जानते हैं जब हम किसी छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका मान और कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे पास 0.1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास 0.01 हो जाएगा, जो कि 0.1 से भी क्या हो गया, और छोटा हो गया। तो इसी बात का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। एल जो है वो बहुत छोटा है एक्स से, तो एल स्क्वायर भी क्या होगा, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो जो हमारे पास हो जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई क्यू। इस 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ, इस 2x को हम आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये एक 2 बचेगा, उसको हम इस एल के साथ एडजस्ट किए देते हैं। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हमने एल स्क्वायर को नगण्य माना है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा ये 2x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा गौर से देखिए, ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा P बराबर Q2L। तो इसको हम यहाँ पर P लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास x की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³। ये हमारे पास बिंदु ए पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया, वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारे पास हो गया वोल्ट प्रति मीटर। इस तरीके से हमें बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता अक्षीय स्थिति में प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी सवाल में क्वेश्चन में इसका सदिश रूप पूछा जाता है, तो सदिश रूप तो ई नेट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन r³। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे E1 और E2 में E2 बड़ा था, तो जो हमारा वेक्टर बड़ा होता है हमारा परिणामी उसी दिशा में जाता है, यानी हमारा जो E नेट वेक्टर होगा उसकी दिशा इस दिशा में होगी। और हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है -q आवेश से +q आवेश की दिशा की ओर, तो हमारा P वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव और कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देख लिया है। इसी प्रकार हम अगली वीडियो लाएंगे जिसमें आपको तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा।